हेलो गाइज, मैं हूं रघुनंदन नुग्धा और स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेक्चर में। जिस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है सप्लाई एनालिसिस, इसका एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना कोई समय गवाते हुए शुरू करते हैं हमारा एक्सरसाइज में दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया होगा। पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द स्टेटमेंट। कुछ ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस, और 4 ऑप्शंस में से हमें क्या करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करके जो स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट करना है। पहला है उसमें से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है व्हेन द सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग इट्स स्लोप इज डैश डैश। ऑप्शन है दोस्तों पॉजिटिव, बी निगेटिव, सी फर्स्ट पॉजिटिव देन निगेटिव, डी जीरो। अब सप्लाई कर्व हम सबको मालूम है, लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अपवर्ड स्लोपिंग जो भी कर्व होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जो भी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है उसका जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए पॉजिटिव। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए पॉजिटिव। सप्लाई कर्व का जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व शोज डैश डैश। ऑप्शन नंबर ए है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, बी है डिक्रीज इन सप्लाई, सी है एक्सपांशन इन सप्लाई, डी है इंक्रीज इन सप्लाई। अब सेम सप्लाई कर्व में अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो क्या होता है, वेरिएशन इन सप्लाई। उसमें क्या होता है, सिर्फ प्राइस चेंज होता है और दूसरे फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, हमें अपवर्ड मूवमेंट इन द सेम सप्लाई कर्व। अपवर्ड मूवमेंट मतलब क्या हो रहा है, क्वांटिटी राइज हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है। जब क्वांटिटी इंक्रीज होता है सेम सप्लाई कर्व में तो उसे हम बोलते हैं एक्सपांशन इन सप्लाई। तो एक्सपांशन इन सप्लाई हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन है एक्सपांशन इन सप्लाई। तो हमारा इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा एक्सपांशन इन सप्लाई, फिल इन द ब्लैंक्स की जगह। तीसरा है इसमें, a rightward shift in the supply curve shows dash dash, a contraction in supply, b decrease in supply, c expansion in supply and d increase in supply। अब क्या हमें क्या पूछा है कि राइटवर्ड शिफ्ट कब आएगा सप्लाई में। अब हमें मालूम है कि शिफ्ट कब आता है दोस्तों, शिफ्ट आता है जब प्राइस छोड़ के दूसरे फैक्टर्स की वजह से सप्लाई चेंज होता है, सप्लाई अफेक्ट होता है। राइटवर्ड शिफ्ट मतलब क्या कि क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रही है तो इसका आंसर आना चाहिए इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई हमारा ऑप्शन नंबर डी है, इंक्रीज इन सप्लाई। सो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आता है दोस्तों डी, इंक्रीज इन सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, other factors remaining constant when less quantity is supplied only due to the fall in price it shows dash dash। अब ये पूछ रहे हैं हमें कि दूसरे फैक्टर्स को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, और सिर्फ प्राइस चेंज की वजह से लेस क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। प्राइस चेंज की वजह से सिर्फ क्या होता है, वेरिएशन इन सप्लाई होता है, और लेस क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। इसका मतलब है डिमांड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर आना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। इधर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। तो हमारा राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 4 का, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, कम क्वांटिटी क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है। फिफ्थ क्वेश्चन है इस सीरीज का, फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, नेट एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटीज डैश डैश। ऑप्शन ए है टोटल रेवेन्यू, ऑप्शन बी है मार्जिनल रेवेन्यू, ऑप्शन सी है एवरेज रेवेन्यू और ऑप्शन डी है मार्जिनल कॉस्ट। इधर बात चल रही है रेवेन्यू के, इसके लिए कॉस्ट का कोई कंसेप्ट, कोई ऑप्शन तो हमारे इधर नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी तो उड़ गया। अब ये हमें बोल रहे हैं कि नेट एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी। एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था और फोर्थ चैप्टर में भी पढ़ा कि एक्स्ट्रा कब होता है, जब हम लोग मार्जिनल सेल करते हैं। मतलब एक्स्ट्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूनिट। तो इसके लिए दोस्तों जब हम लोग मार्जिनल यूनिट सेल करते हैं तो उससे जो रेवेन्यू आता है उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मार्जिनल रेवेन्यू, जो है ऑप्शन नंबर बी, मार्जिनल रेवेन्यू। तो नंबर 5 का आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, मार्जिनल रेवेन्यू। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे एक्सरसाइज में आपके सामने आया है, कंप्लीट द कोरिलेशन। कुछ कोरिलेशंस दिए हैं इफ देन के फॉर्म में, उसमें से जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसे हमें क्या करना है, कोरिलेशन कंप्लीट करना है। पहला कोरिलेशन दिया है, एक्सपांशन इन सप्लाई इज इक्वल टू प्राइस राइजेस, देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डैश डैश। अब इन्होंने क्या बोला है, हमें सप्लाई में एक्सपांशन कब होता है, जब प्राइस राइज होती है, वेरिएशन इन सप्लाई का एग्जांपल है। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई कब होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई होता है दोस्तों जब प्राइस कम होती है, एक सप्लायर क्वांटिटी सप्लाइड कम कर देता है क्योंकि उसे प्रॉफिट मिलना कम हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा प्राइस फॉल। जब प्राइस फॉल होती है तो कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई होता है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स की जगह लिखना है प्राइस फॉल्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू डैश डैश,
देन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। इन्होंने क्या किया, इधर फॉर्मूले दिए, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला दिया है टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, मतलब रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड, कमोडिटी सोल्ड। अब टोटल रेवेन्यू का हमें मालूम है, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, जब हम प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हैं तो उससे मिलने वाला रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू होता है। तो हमारा आंसर इधर आएगा P इंटू क्यू। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके जगह P इंटू क्यू लिखना है। तीसरा है दोस्तों, तीसरा है टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TFC प्लस TVC। देन एवरेज कॉस्ट इज व्हाट, तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एवरेज कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो इसका आंसर है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। चौथा है हमारे इधर क्वेश्चन, डिमांड कर्व इज डैश डैश सप्लाई कर्व इज अपवर्ड। इधर क्या किया है, हमें स्लोप बताया, सप्लाई कर्व का स्लोप क्या है, अपवर्ड है। डिमांड कर्व का स्लोप चैप्टर नंबर 3 और 3A और 3B दोनों में हमने पढ़ा कि डिमांड कर्व का स्लोप जो होता है, डिमांड कर्व का स्लोप होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसके लिए हमारा इधर आंसर आएगा डाउनवर्ड। अब 5th नंबर का क्वेश्चन है, उधर हमें पहली ही ब्लैंक स्पेस दी है और उसके सामने लिखा है इज इक्वल टू चेंज इन सप्लाई, देन अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट इज वेरिएशन इन सप्लाई। इधर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि वेरिएशन इन सप्लाई में हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, प्राइस चेंज होगी, दूसरे फैक्टर्स अज्यूम रहेंगे, तो दूसरे फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहेंगे। तो चेंजेस इन सप्लाई में क्या होता है, चेंजेस इन सप्लाई में हम लोग ये देखते हैं कि प्राइस कांस्टेंट रहेगी और दूसरे फैक्टर्स की वजह से जो भी चेंज होगी उसमें सप्लाई में कितना चेंज होगा वो हम चेंजेस इन सप्लाई में लेंगे। तो इधर जो फिल इन द ब्लैंक्स है उधर आएगा प्राइस कांस्टेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों प्राइस कांस्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे इधर, गिव इकोनॉमिक टर्म। तो हमें क्या किया है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे जो भी इकोनॉमिक टर्म आती है वो इकोनॉमिक टर्म हमें देना है। एक वर्ड में क्या करना है, हमें आंसर देना है या तो फिर एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देना है। पहला इकोनॉमिक टर्म है दोस्तों कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर। अब कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है, तो टोटल कॉस्ट पढ़ाते टाइम मैंने आपको बोला था कि कुछ ऐसी कॉस्ट होती है जो फिक्स्डली हमें हमारे बिजनेस में इनकर करनी पड़ती है। तो ऐसी कौन सी कॉस्ट होती है, तो रेंट की कॉस्ट हो गई या तो फिर ऑफिशियल एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई, जिधर हमारा प्रोडक्शन जीरो भी रहे, मतलब फैक्ट्री में हम लोग प्रोडक्शन करें या ना करें, ये कॉस्ट हमें देनी पड़ती है। ये कॉस्ट अनअवॉइडेबल कॉस्ट होती है। तो इसके लिए कॉस्ट इनकर्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर आर लैंड, ऑफिशियल एम्प्लॉयज, दिस फैक्टर पे जो कॉस्ट इनकर होती है उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों फिक्स्ड कॉस्ट। अब दूसरा है इधर कॉस्ट इनकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। अब कॉस्ट इनकर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, टोटल कॉस्ट पढ़ाते टाइम मैंने आपको और एक कंसेप्ट बताया था कि टोटल कॉस्ट इज मेड अप ऑफ 2 फैक्टर्स, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हर यूनिट ऑफ आउटपुट के साथ चेंज होती है। मतलब मैं एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाऊंगा तो मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, वो मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। फिक्स कॉस्ट तो मुझे लगेगी ही लगेगी, प्लस एक यूनिट एडिशनल प्रोडक्शन करूंगा तो मुझे एडिशनल कॉस्ट लगेगी, वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट। इस क्वेश्चन की इकोनॉमिक टर्म है वेरिएबल कॉस्ट। अब तीसरा है इसमें नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हमें देखना है कि नेट एडिशन कौन करता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। अब मैंने आपको बोला था कि एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड होती है। एक्स्ट्रा कॉस्ट जो इनकर होती है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में। तो ये जो एक नेट एडिशन होता है टोटल कॉस्ट को एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने से, वो होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मार्जिनल कॉस्ट। चौथा और लास्ट क्वेश्चन है इसमें रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, कि हर एक यूनिट का आउटपुट सोल्ड मतलब पर यूनिट रेवेन्यू हमें निकालना है तो हमें कौन सा कंसेप्ट यूज करना पड़ता है, आपको याद आ रहा होगा। तो हमने देखा था टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। हमें आया था एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू इज रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दोस्तों एवरेज रेवेन्यू। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा वो है इकोनॉमिक टर्म है उसमें एवरेज रेवेन्यू। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक ही कवर करेंगे। अगले पार्ट 2 में, इस एक्सरसाइज के पार्ट 2 में हम लोग जो बचे हुए क्वेश्चन है वो पूरे डिटेल में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।